हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीडीपी में क्लास 7 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने 6 क्लास कर रखी है और उसमें हमने अलग अलग टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने इसके पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। आपको प्लेलिस्ट नीचे जाके आप चेकआउट करेंगे तो वहाँ हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। थ्योरी की अलग प्लेलिस्ट सीडीपी की बनाई हुई है और उसी से रिलेटेड जो हमने पीवाईक्यू पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए भी कर रखा है साथ में ही, तो आप उसे भी देख सकते हैं। क्योंकि जब हम जो थ्योरी पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड हम पीवाईक्यू भी लगाते हैं। जैसे हमने ईवीएस को कंप्लीट किया, हमारा ईवीएस पूरी तरीके से कंप्लीट है। आप सीटेट के लिए केवल 10 से 12 क्लास है। देख के आप क्वेश्चन को भी मैंने साथ में लगवाया हुआ है। अगर जिसने भी लगाया होगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे आपको हेल्प मिली है कि नहीं मिली है। ठीक बात है। इसी तरीके से जैसे हमने ईवीएस पढ़ा, सेम हमने सीडीपी, इसके पहले हमने पहले सीडीपी ही स्टार्ट किया था, उसके बाद हम ईवीएस पढ़ने लगे थे। बट आज हम सीडीपी अपनी स्टार्ट करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, जीन प्याजे पढ़ेंगे। ठीक है, जीन प्याजे के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो जीन प्याजे से तो क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है। कोई भी सेट आप उठा के देखोगे क्वेश्चन ज़रूर बनता है जीन प्याजे से। ठीक है, मैक्सिमम 4 नंबर तक बन सकता है, मिनिमम 2 नंबर। किस्मत अगर आपकी अच्छी हुई 4 नंबर ज़रूर आपको मिलेंगे। ठीक है, सेट में। तो जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे। अगर इसके पहले की 6 क्लास आपने नहीं देखी है तो यहाँ आपको आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। ठीक बात है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे जीन प्याजे के बारे में। ठीक है, जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया हुआ था, जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो अब तो आपसे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं कि जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है। ये सारे क्वेश्चन तो बहुत कम ही बनते हैं। अब इस तरह से क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे जब तक आप थ्योरी ढंग से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं लगा सकते। ठीक है, लैंग्वेज का ही खेल होता है सीटेट में, ये तो आप बखूबी जानते होंगे सीटेट में। तो आप कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझिएगा। बाकी आपको जीन प्याजे की थ्योरी तो आपको बहुत सारी क्लासेस भी मिल जाएंगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो जाके, बुक भी मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट से 1 घंटा अगर आप अपना ख़राब कर रहे हो तो जहाँ ख़राब कर रहे हो, देख रहे हो वीडियो को, तो ऐसा ख़राब करो कि वो चीज़ें आपके काम में आए ना। वीडियो देखो तो कुछ तो आपका हेल्प मिले ना कुछ आपको। ऐसा नहीं वीडियो देखो कुछ समझ में नहीं आया, टाइम भी आपका ख़राब हो गया। तो जहाँ भी टाइम लगाओ, टाइम से जहाँ भी लगाओ उसका कुछ मतलब निकले। ठीक है, बाकी पहले हम पढ़ेंगे जीन प्याजे के बारे में, उसके बाद हम ये देखेंगे इन्होंने जो कारक बताए हुए हैं, प्रक्रिया, इसको पढ़ेंगे। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, एक एक को पढ़ेंगे, समझेंगे आपको क्या है समायोजन, क्या है आत्मसातीकरण, क्या है स्कीमा, क्या है आपका संतुलन, क्या है, ठीक है, संगठन क्या होता है। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाएं पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक एक अवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके जीन प्याजे से पूछे जाते हैं। ठीक है, थ्योरी को हम ध्यान से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए ये हैं आपके जीन प्याजे, इनको पहचान रहे हो ना आप। 4 नंबर देंगे आपको ये मैक्सिमम। देखिए जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। जैसे आपके कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, यहाँ से ये जो हमने पॉइंट लिखा हुआ है बस ये चीज़ आप जान लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, बस ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कोई कोई पॉइंट है यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लिख देते हैं ताकि आप भी अगर ढंग से पढ़ रहे होंगे तो नोट्स ज़रूर बना लेंगे बिना बोले। ठीक है, नोट्स बना लेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं कि अब आपको जब एग्ज़ाम आएगा तो पूरी क्लासेस देखने थोड़ी ना बैठोगे, इतना टाइम होता नहीं है। नोट्स रहेगी तो जल्दी से खोल के रिवीजन हो जाएगा। ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। ठीक है, ये निवासी कहाँ के थे, स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। दूसरा पॉइंट है, यह प्याजे का सबसे लोकप्रिय सिद्धांत है जो उनकी बेटी और उनके भतीजे के जन्म से लेकर लगभग 30 वर्ष की उम्र तक के प्रतिदिन के आधार पर किए गए अध्ययन का परिणाम था। तो जीन प्याजे की बेटी थी और उनके भतीजे, उन्होंने अपने बेटी और भतीजे के जन्म से लेकर 30 वर्ष तक की उम्र का अध्ययन किया। अध्ययन करके ही इस संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, प्याजे के अनुसार बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो ज्ञान की रचना खुद करता है।
ठीक है। प्याजे कहते हैं कि बच्चा जो है वो एक नन्हा वैज्ञानिक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं कि कौन कहता है कि नन्हे वैज्ञानिक है बच्चे, तो प्याजे कहते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन कहता है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, 4th ऑप्शन बना देगा, कोहलबर्ग बना देगा, आपका वाइगोत्स्की बना देगा, प्याजे बना देगा, किसी और को एक ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन बन जाएगा, उसके बाद आपको बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, साथ में आप समझते चलिए। तो प्याजे कहते हैं कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो ज्ञान की रचना खुद करता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, वो कागज उठा के उसको पतंग बना दिया। पानी में नाव बनाने के लिए उसको कागज को बना लेते हैं, बिना बताए वो खुद बना लेते हैं। ठीक है, मिट्टी उठाए उसको खिलौना बनाने लगते हैं ना। तो छोटे बच्चे ज्ञान की रचना खुद करते हैं, यही आपके प्याजे कहते हैं। प्याजे कहते हैं विचार भाषा से पहले आती है, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा पहले आती है, उसके बाद विचार आता है। देखिए, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि प्याजे जो कहते हैं वो कहते हैं कि विचार पहले आता है, लेकिन जो वाइगोत्स्की हैं, देखिए वाइगोत्स्की किसको ज़्यादा महत्व देते हैं, वो समाज और संस्कृति को ज़्यादा महत्व देते हैं, और ये एक्टिविटी पे ज़्यादा, गतिविधि पे ज़्यादा फोकस करते हैं। प्याजे ये कहते हैं विचार भाषा से पहले आता है। ठीक है, क्योंकि देखिए वाइगोत्स्की आपके कहते हैं कि वो भाषा संस्कृति, देखिए आपने अगर वाइगोत्स्की अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया है, अगर आपने कहीं से भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, समाज और संस्कृति में बच्चे को छोड़ दो, वो खुद ही सीख जाएगा। बट प्याजे आपको बताते हैं कि 4 स्टेजेस होती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चा सीखता है। ठीक है, प्याजे के अकॉर्डिंग, जो प्याजे बताते हैं इनके अकॉर्डिंग। तो ये कहते हैं कि विचार भाषा से पहले आता है, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा पहले आती है, उसके बाद विचार आता है। ठीक है, प्याजे के अनुसार विकास असतत प्रक्रिया है। देखिए, आपने पढ़ा होगा विकास के सिद्धांत में विकास सतत प्रक्रिया है, बट प्याजे क्या कहते हैं कि विकास असतत प्रक्रिया है। देखिए, कौन कहेगा असतत प्रक्रिया है? जो जैसे प्याजे आपके इन्होंने विकास के सिद्धांत में बताया हुआ है कि 4th स्टेजेज होती हैं। अभी आप पढ़ेंगे संवेदी गामक अवस्था पढ़ेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पढ़ेंगे, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पढ़ेंगे। 4 स्टेज, जो जैसे आपके जीन प्याजे बता रहे हैं, जो स्टेजेस को लेके बताएंगे वो बोलेंगे कि विकास असतत प्रक्रिया, क्योंकि वो बताते हैं कि बच्चा जन्म से 2 वर्ष में इतना सीखेगा, उसके बाद उतना सीखेगा। ठीक, वो स्टेजेस को महत्व देते हैं ना। 4 स्टेजेस बताए हैं, जो भी स्टेजेस जैसे आपके कोहलबर्ग हो गए, वो भी स्टेजेस बताए हुए हैं ना, वो 6 स्टेजेस बताए हुए हैं। जो स्टेजेस को बताएगा वो बोलेगा कि विकास असतत प्रक्रिया है, और जैसे आपके वाइगोत्स्की हैं तो ये बोलते हैं कि विकास सतत प्रक्रिया है। ठीक बात है, आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि विकास असतत प्रक्रिया है। जो भी वैज्ञानिक आपके बताएंगे कि विकास इन स्टेज से होकर जाता है, तो वो विकास बोलेंगे असतत प्रक्रिया है। और जैसे आपके वाइगोत्स्की को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कोई भी स्टेज वैसे नहीं बताई हुई है, बोलते हैं बच्चे को समाज में छोड़ दो, बच्चा खुद ही सीख जाएगा। ठीक है, बच्चा सीखेगा, वो कोई स्टेज नहीं बताए हुए हैं उनमें, वो जो है स्टेज को कोई महत्व नहीं दिए हैं। बट जीन प्याजे के आप पढ़ेंगे 4th स्टेजेस होती हैं, इन्होंने इसको महत्व दिया है, इसीलिए विकास असतत प्रक्रिया है। ठीक है, ये 4th पॉइंट है, 6th पॉइंट था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, देखिए जीन प्याजे ने कुछ कारक बताए हुए हैं, जीन प्याजे की कुछ प्रक्रियाएं बताई गई हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन भी आपसे बनते हैं। अनुकूलन क्या होता है? आत्मसातीकरण, समायोजन, संतुलन, संगठन। ठीक है, अनुकूलन एडाप्टेशन, आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन क्या होता है, समायोजन, एकोमोडेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ये सारे कारक बताए हैं जीन प्याजे ने। हम स्टेजेस को पढ़ने से पहले इसको पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम स्टेजेस को पढ़ेंगे जो इन्होंने 4th स्टेजेस बताई हुई हैं। देखिए, आप एक को समझते चलिएगा मेरे साथ में, जल्दी नहीं पढ़ना है, ढंग से पढ़िए, बहुत जल्दी क्लास खत्म होगी, लंबी नहीं है। अनुकूलन एडाप्टेशन क्या है? अनुकूलन क्या होता है? देखिए, इसीलिए हमने लिख रखा है ताकि अब जो चीज़ें लिखी होती हैं वो जल्दी समझ में आती है ना। नई जानकारी के मिलने से उत्पन्न हुए विरोध पर काबू पाकर वापस संतुलन पर पहुंचने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है, अर्थात वातावरण के अनुसार खुद को ढालना। कोई भी जानकारी आपको मिलती है तो उसमें विरोध, जैसे आपको सीटेट पास आउट करना है, ठीक बात है, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो पास आउट कैसे होगे? आपको ये पता है कि हम ऐसे इस टीचर से पढ़ेंगे इस तरह से तो हम पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, हम ईवीएस पढ़ेंगे इस टीचर से तो हम पास आउट, मैथ पढ़ेंगे इस टीचर से तो हम पास आउट हो जाएंगे। पहले से अगर आपने ये हवा बनाया हुआ है कि सीटेट पास आउट नहीं होगा, बहुत टफ होता है,
उसमें पैडागॉजी आती है, पैडागॉजी समझ नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। डरना नहीं है आपको, पहले फील्ड में आओ तो पढ़ो तो चीज़ों को समझो तो क्यों नहीं समझ में आएगा। इंसान आप भी हो, सब इंसान है, इंसान ही पढ़ता है ना, और कोई तो है नहीं। आपकी तरह ही लोगों ने पास आउट किया है, इतने अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं, वो भी व्यक्ति हैं, उनके पास भी 24 घंटा ही मिलता है, आपके पास भी 24 घंटा मिलता है ना। किसी को 25-26 घंटा तो मिलता नहीं है, सबको सेम ही मिलता है। कि हमको अलग से मिल जाता है, हमको 26 घंटा मिलता है, किसी को 22 घंटा मिलता है, आपको 10 ही घंटा मिलता है, सबको सेम मिलता है, 24 घंटे ही सबको मिलते हैं, सब उसी में पढ़ाई करते हैं, सब अपने हिसाब से सब चीज़ एडजस्ट की जाती है ना। अनुकूलन ये होता है वातावरण के अनुसार खुद को ढालना, यही आपका क्या होता है, अनुकूलन होता है, एडॉप्टेशन होता है, जिसके दो भाग हैं, आत्मसातीकरण और समायोजन। इन्हीं दोनों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इन्हीं दोनों में सब कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है। इन दोनों को आप ध्यान से समझिएगा, आत्मसातीकरण और समायोजन, एसिमिलेशन और रिकॉमेंडेशन, ठीक है। देखिए पहले आप समझिए आत्मसातीकरण क्या होता है। देखिए हमने लिखा हुआ है इसी वजह से कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि बालक द्वारा अंतर किए बिना नई जानकारी को पुरानी जानकारी में शामिल करना ही आत्मसातीकरण कहलाता है। जैसे काला रंग समान होने के कारण कोयल को कौवा समझ लेना। देखिए आत्मसातीकरण में क्या होता है कि कोई भी आपको कुछ भी पता है, जैसे आपने कौवे को देखा, फिगर उल्टा लग गया। देखिए जैसे कौवे को आपने देखा तो ये पता है कि ये काला है, छोटा बच्चा देखेगा तो बोलेगा ये कौवा है, ठीक है। उसी देखिए कोयल भी वैसे ही दिखती है काली काली, तो उसको ये नहीं पता है कि ये कोयल है, वो भी इसको देखेगा बोलेगा इसके दो पैर हैं, इसके दो पैर हैं, ये भी कौवा है, ठीक है। इसने कुछ चेंज नहीं किया। आपको जो चीज़ भी पता है उसमें अगर आप कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हो, कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, तो ये आपका आत्मसातीकरण होता है। केवल ऐड कर रहे हो आप अपनी जो पुरानी नॉलेज है, आपका जो आपने कौवा देखा है उसी में कोयल को भी आप ऐड कर लिए। ये बात अलग है कि आपने गलत ही ऐड किया, बट ऐड किया, कोई चेंज नहीं किया, पुरानी जो नॉलेज है आपके पास, तो ये आपका आत्मसातीकरण होगा। देखिए हमने और भी एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे आपने कुत्ते को देखा, देखिए ये आपका कुत्ता है, इसके भी 4 पैर हैं, बिल्ली के भी 4 पैर हैं। छोटा बच्चा, आप तो अभी अलग कर लेंगे, आपको पता है, जिसको पता नहीं हुआ छोटा बच्चा होगा तो वो देखेगा तो वो भी बोलेगा ये भी कुत्ता है, तो वो इसको भी देखा कुत्ता है, इसको भी बोल दिया कुत्ता है। वो अपनी जो उसके पास नॉलेज है उसको चेंज नहीं कर रहा है, उसमें ऐड कर रहा है। कुत्ता को भी, कुत्ता जो है वो कुत्ता है, बट बिल्ली को भी वो कुत्ता बोल रहा है, तो उसमें ऐड कर रहा है। तो ये आपका क्या हुआ, एसिमिलेशन हुआ, आत्मसातीकरण हुआ, इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा है। देख रहे हो ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, तो इसको दोनों को देखेगा बच्चा कुत्ता ही बोलेगा, बट जब इसकी आवाज़ अलग होगी, कुत्ता बोलेगा, दूसरे भौंकेगा कुत्ता, बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोलेगी, तो जब इसके आवाज़ के आधार पर आवाज़ दोनों की अलग निकलेगी तो कोई दूसरा इसको बताएगा कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। तो वो जो जान रहा था कि ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, इसको बिल्ली जब कोई बताएगा इसके आवाज़ के आधार पर वो जान पाएगा, तब वो अपनी पुरानी नॉलेज को क्या कर रहा है, बदल रहा है, तब वो जाएगा एकोमोडेशन में, समायोजन में जाएगा। अभी आप आत्मसातीकरण ही समझो, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें ऐड किया जाता है। बस आपने इसके देखा 4 पैर है, इसके 4 पैर है, तो दोनों कुत्ता ही समझ लिया, आपको चेंज नहीं कर रहे हो, ओनली ऐड कर रहे हो, तो क्या हुआ, आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन हुआ। जैसे ये क्वेश्चन बना हुआ है कि छोटा बालक होता है वो आसमान में, देखिए आसमान में पक्षी को बताया गया उसको ये पक्षी है, जहाज को भी उड़ते देख लेगा ना तो बोलेगा वो पक्षी है, उसको पता नहीं है, आपको पता है उसको नहीं पता, वो छोटा है अभी। तो ये क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, केवल उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा है, बस ऐड कर रहा है, वो समझ लेगा कि वो भी पक्षी है। जब केवल ऐड किया जाता है तो वो आपका क्या होता है, आत्मसातीकरण होता है। अभी इसके आगे आप समझोगे समायोजन, उसमें क्या होगा, जब आवाज़ के आधार पर कोयल आपका काँव काँव बोलेगा, कोयल की आवाज़ तो अलग ही होती है, तो दोनों की जब आवाज़ अलग हो जाएगी, जब उसको बताया जाएगा कि ये कौवा है और ये कोयल है, तब वो अपनी पुरानी जो उसकी नॉलेज थी उसमें तो चेंज करेगा, तब वो आपका समायोजन होगा, ठीक है। लेकिन आत्मसातीकरण में क्या होता है, ओनली ऐड किया जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको आत्मसातीकरण समझ में आया होगा। अब दूसरा हम समझेंगे समायोजन, तो हमने आपको इसी में समझा दिया है, फिलहाल आप समझ लीजिए समायोजन क्या होता है। जैसे पूर्व ज्ञान में, देखिए ये पहली लाइन जो लिखी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कह रहा है पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके समायोजन करना
जो आपका पूर्व नॉलेज है पहले से जो है, जो जैसे आपने कौवे को भी, कोयल को भी कौवा जाना, जो कौवा है वो भी कौवा है, तो दोनों कौवा है, आप दोनों जान रहे थे। बट आवाज़ के आधार पर देखिए, स्कीमा में भेजी गई जानकारी में विरोध उत्पन्न होने पर जानकारी में परिवर्तन करके, परिवर्तन, जब परिवर्तन होगा, परिवर्तन करके नए तरीके से अंतर करना या संशोधन करना ही समायोजन कहलाता है। जैसे कोयल को कौवा समझ चुके बालक का बाद में आवाज़ के आधार पर अंतर करना, ठीक है। जब आवाज़ के आधार पर अंतर करेगा तब उसको जान जाएगा कि ये कोयल है और ये कौवा है, ठीक है। तो आपने संशोधन किया अपने नॉलेज में, आप तो जान रहे थे कि दोनों कौवा है ना, बट आपको बताया गया, आपके नॉलेज जो थी उसको चेंज किया गया। जब चेंज किया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, समायोजन होगा, ठीक है। दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, क्वेश्चन आपके बहुत बने हुए हैं, हम उसको कल करेंगे, आज हम यही समझेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी अभी दोनों में अगर कन्फ्यूज़न हो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में, तो दोबारा से वीडियो प्ले करके देखिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। एसिमिलेशन आपका क्या होता है, जब आप अपनी नॉलेज को, जो भी आपको पता हो उसमें आप चेंज ना करो, ओनली ऐड करो, ऐड करो। आपकी प्रीवियस नॉलेज जो भी है उसको चेंज नहीं करना है, ओनली ऐड करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, आत्मसातीकरण हो जाएगा। लेकिन आपके प्रीवियस नॉलेज में जब चेंज किया जाएगा, तो संशोधन किया जाएगा उसमें कुछ भी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। बस दोनों में यही डिफरेंस है। देखिए स्कीमा क्या है, क्वेश्चन एक आपसे डायरेक्ट बना हुआ है कि स्कीमा, प्याजे ने किसको बताया हुआ है, स्कीमा, स्कीमा क्या होता है आपका, ये आप समझ लीजिए। जितनी भी नॉलेज आपके दिमाग में सेट है, अलग अलग तरीके से अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में होगी अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे ये लैपटॉप है, ये ठीक है, ये आपका सोफ़ा हो गया, ये गाड़ी होगी, गाड़ी के बारे में आपको अलग पता है, ठीक है। हर चीज़ के बारे में आपके पास नॉलेज होगी। स्कीमा, दिमाग, आपके दिमाग में जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं वही स्कीमा होता है, ठीक है। हर चीज़ों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये सीटेट आपका ये स्कीमा वहाँ नहीं पूछेगा, वो आप सीटेट के एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ ही उसको लिखोगे ना। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से आप कॉन्सेप्ट बना हुआ है आपके दिमाग में, स्कीमा होता है ना। हर चीज़ का जो है आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। कह रहा है स्कीमा को प्याजे ने एक संज्ञानात्मक संरचना कहा है। स्कीमा को उन छोटे छोटे खंडों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां बालक अपनी जानकारी को सहज कर एवं क्रमबद्ध तरीके से रखता है। उम्र एवं परिपक्वता के बढ़ने के साथ स्कीमा जटिल होता रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते हो वैसे स्कीमा और नॉलेज आपके दिमाग में आती है, ठीक है। स्कीमा आपका जटिल होता रहता है, ठीक है। ढेर सारी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऐड है ना, हर चीज़ों के लिए। अगर आपको हम आपके हाथ में पेन है उसको दिखाया जाएगा तो आप बताओगे ना पेन, क्यों बताओगे पेन, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात सेट है कि ये पेन है, पहले से आपको पता है, स्कीमा है आपके दिमाग में। आपको कुछ भी दिखाया जाएगा, जब आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट रहेंगी तो आप बता पाओगे, नहीं होगी तो नहीं होगा। लेकिन जब आपको बताया जाएगा फिर वो स्कीमा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे आप डेली कुछ ना कुछ सीखते रहते हो और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनते रहते हैं, ठीक है। तो पूरी नॉलेज का एक तरह से क्या होता है, समूह होता है, तो यही आपका क्या होता है, स्कीमा होता है। अब आप समझोगे क्या, संतुलन। आपने क्या आप समझा अभी, आत्मसातीकरण समझा और समायोजन समझा। अब संतुलन देखिए, इक्विलिब्रियम बहुत ज़रूरी है। जब तक संतुलन में आप नहीं आओगे, कोई भी चीज़ संतुलन में नहीं रहोगे तो आप क्या कहें, एक तरह से इंसान पागल हुई हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ जैसे आपको जो पता है वही चीज़ें सेम बाहर हैं, तब तो आप संतुलन में हो। संतुलन में अगर आपको कुछ और पता है, बाहर कुछ और हो रहा है, तो आप संतुलन में नहीं रहो ना, डिसइक्विलिब्रियम में आ जाओगे, असंतुलन में आ जाओगे, ठीक है। तो देखिए, वह अवस्था जब बालक के स्कीमा में मौजूद प्रत्येक जानकारी संतुलित है और इसमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, अर्थात यह अवस्था आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन को बनाता है। आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन को बनाता है, ठीक है। आत्मसातीकरण आपने क्या किया था, आत्मसातीकरण में जो है कौवे, आपने कौवे को देखा उसको भी कौवा बोला, कोयल को देखा उसको भी कौवा बोला, ठीक है। तो ये अभी तो आप इक्विलिब्रियम में हो, बट किसी ने अगर आपको आके बताया, उसकी वॉइस के ही आधार पर, उसकी आवाज़ कोयल की दूसरी तरह है, कौवे की दूसरी तरह है, किसी ने आपको बताया कि ये कोयल जो है कौवा नहीं है, ये कोयल है, तो आप
आपको जो चीज़ें पता थी, आप तो दोनों चीज़ को कौवा जानते थे ना, बट वो कौवा है नहीं, तो आप इक्विलिब्रियम में अभी नहीं हो, संतुलन में नहीं हो, असंतुलन में हो। जब कोई आपको बताएगा फिर आप उस चीज़ों को समझोगे, फिर आप आओगे इक्विलिब्रियम में ना, चीज़ों को समझ पाओगे तभी तो इक्विलिब्रियम में आओगे, संतुलन में आओगे। तो यही आपका संतुलन होता है। तो ये आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच को संतुलन को बनाता है, यही आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, संतुलन होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, देखिए संगठन। किसी भी जानकारी को स्कीमा में भेजने से पहले बालक उस जानकारी को अपने हिसाब से व्यवस्थित करता है, इसी को संगठन कहा जाता है। जैसे सीटेट, एसएससी, टीजीटी, देखिए एग्जाम्पल हमने ले रखा है। स्कीमा आपने अभी समझा, पूरा नॉलेज का एक तरीका से जानकारी का पूरी समूह, दिमाग में जितनी भी चीज़ें आपके स्टोर हैं वही आपकी स्कीमा होती है ना, अलग अलग चीज़ों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए आपके दिमाग में चीज़ें अलग अलग तरीके से सेट होगी, तो वही आपका क्या होता है, स्कीमा होता है। तो जानकारी को पहले बालक उस जानकारी को अपने हिसाब से व्यवस्थित करता है, इसी को क्या करते हैं, संगठन कहते हैं। जैसे सीटेट में आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो, एसएससी में आप दूसरी चीज़ें पढ़ोगे, वहाँ तो आप एसएससी में सीडीपी पढ़ोगे नहीं। टीजीटी में अगर आप मैथ से जा रहे हो तो वहाँ आप सीडीपी पढ़ोगे नहीं। साइंस से जा रहे हो, हिंदी से जा रहे हो तो वहाँ तो आपको पढ़ना नहीं है ना। तो हर चीज़ों के लिए अलग से आप संगठन, आपका ऑर्गेनाइजेशन आपके दिमाग में सेट हुआ है, अलग तरीके से आपने सेट किया हुआ। अगर आप एसएससी का एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ आप सीडीपी पढ़ के नहीं जाओगे, अलग टीचर से उसको पढ़ोगे, ठीक। एसएससी के लिए अलग टीचर ढूंढोगे, टीजीटी के लिए अलग से टीचर ढूंढोगे, सीटेट के लिए अलग से टीचर ढूंढोगे, ठीक है, कि यहाँ इस चैनल पे अच्छा पढ़ाया जाता है, ईवीएस यहाँ अच्छा पढ़ाया जाता है, सीडीपी यहाँ अच्छी पढ़ाई जाती है, कहाँ कौन से टीचर अच्छे हैं, बेस्ट हैं, ढूंढोगे ना, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना ऑर्गेनाइज करोगे चीज़ों को। तो ये होता है आपका संगठन, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग पुनर्व्यवस्थित करना। हमने फैक्टर को समझा, अब हम आए हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं, ठीक है। आपने अगर इससे पहले कहीं भी पढ़ा होगा, देखिए ये चीज़ें आप पहली बार तो पढ़ नहीं रहे होगे, आपने डिप्लोमा किया होगा, डिग्री लिया होगा, बीएड का डिप्लोमा किया होगा, आपने डीएलएड किया होगा, तो वहाँ पे आप प्याजों को पढ़े होंगे, बीएड वाले बच्चे भी पढ़े होंगे, वहाँ भी प्याजे हैं। तो आपने एक बार तो इस चीज़ों को पढ़ा हुआ है ना, इन चीज़ों को बस आपको और समझना है, नई चीज़ें नहीं पढ़ रहे हो आप। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी पेशीय अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब्स्ट्रैक्ट ये ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष। देखिए ये जो देख रहे हो ना, ये पूरा यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस इससे आपसे बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इनकी विशेषताएं अभी हम अलग अलग पढ़ेंगे। यहाँ से आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, जैसे जन्म से ऐसे पूछ लेगा कि संवेदी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। इतना भी पूछ सकता है कि जिन प्याजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हुई हैं संज्ञानात्मक विकास की, तो 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं। कौन कौन सी है ये आप देख रहे हो, ये 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि ऐसे आप 4 ऑप्शन बना देगा और कहेगा कौन सी जिन प्याजे की विशेषताएं नहीं है, और एक विशेषता आपकी कोहलबर्ग की विशेषता डाल देगा, ठीक है। तो कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए हर चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी विशेषता है, कितनी अवस्थाएं बताई हुई हैं और कौन कौन से नाम है उसके। तो पहली स्टेज आपकी ये है संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष, ठीक है, ये टाइम भी आप याद रखोगे। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, ठीक है। इसे देखिए, इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को हिंदी में अनौपचारिक अवस्था भी बोलते हैं, और ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को औपचारिक अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। 2 नाम है इसके, अगर इंग्लिश में याद करोगे, देखिए इसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। फॉर्मल भी पूछ सकता है, अब्स्ट्रैक्ट भी पूछ सकता है। अब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, अमूर्त होता है। कॉन्क्रीट में क्या होता है, मूर्त होता है। देखिए एक एक हम स्टेज पढ़ेंगे और उसकी विशेषताएं भी पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपके।
पहले है, देखिए पहली स्टेज क्या थी आपकी अवस्था, कौन सी थी, संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। टाइम आपने क्या पढ़ा, जन्म से 2 वर्ष, ये आपका टाइम है। नाम क्या है, संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चा क्या होता है, बालक अपनी सेंसेज से सीखता है। सेंसेज मीन्स ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो ज्ञानेंद्रियां आपकी कितनी होती हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी होती हैं, जल्दी बताएं, ज्ञानेंद्रियां आपकी कितनी होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। पता तो होगी आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ ज़रूर पता होगा। तो ये आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। तो छोटा बच्चा जब जन्म से 2 वर्ष का बच्चा अगर आपके आसपास हो तो आपने देखा होगा कि वो जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, अपनी आँखों से और नाक, कान, त्वचा, जीभ। जैसे छोटा बच्चा होता है जन्म से 2 वर्ष का बच्चा, आप अपने आप को इसमें नहीं लाएंगे, जन्म से 2 वर्ष के बच्चे को ध्यान में रख के जो बता रहे हैं उसको समझोगे, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए ये इसी अवस्था की विशेषताएं हैं। 2 वर्ष का बच्चा होता है, आप किसी चीज़ को उसको मना करोगे तो वो मानेगा नहीं, ठीक है। अब गर्म पानी भी लिए हो हाथ में, अगर वैसे रख दोगे तो छोटा बच्चा आएगा उसमें हाथ उसको नहीं पता है कि पानी गर्म है, वो हाथ उसमें डालेगा, जब जल जाएगा तो दूसरी बार वो हाथ नहीं डालेगा। आप कितना भी मना कर लो इसमें हाथ मत डालो, जरूर डाल देगा, ठीक है। वो जब तक उसको देखिए हाथ पानी में डाला तो उसके हाथ पानी में गया ना, अपने सेंसेज से ही सीख रहा है, वो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। कोई भी चीज़ होगी, जितना भी आप मना कर लोगे, जब तक वो उस चीज़ को करेगा नहीं, जब तक वो नहीं मानेगा। तो बच्चा अपने सेंसेज से सीखता है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए अभी आप स्टेज पहले ही पढ़ रहे हो, इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष का होता है, कोई भी चीज़ देखिए स्थायित्व, ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु स्थायित्व, इसका गुण आ जाता है। कोई भी चीज़ आप छुपा दोगे, 2 साल का बच्चा अगर आप कोई भी चीज़ छुपा दोगे तो वो उसके बाद उसको ढक दोगे, सपोज कोई भी चीज़ आप ले लिए उसको ढक दिए, उसके बाद पूछोगे कहाँ गई, तो वो उस चीज़ को ढूंढ लाएगा, ठीक है। इस अवधि देखिए जन्म से 2 वर्ष तक कहा गया, क्योंकि जन्म से आप 9 महीने तक बच्चे के कहोगे तो वो नहीं समझ में आएगा। हम मान इसमें दोनों गुण होता है, बट माना ऑब्जेक्ट परमानेंस इसी में जाता है, ठीक है, सेंसरी मोटर में ही माना जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण जन्म से 2 वर्ष तक ही होता है। 11 से आपने देखा होगा, 11 महीने का बच्चा, 11 महीने से 2 साल तक का बच्चा, अगर कोई भी चीज़ आप छुपा दोगे, उससे पूछोगे कहाँ गई, अगर आपने सपोज घर में चाबी वगैरह कहीं किसी चीज़ को भी रख दिया, उससे पूछोगे बाद में कहाँ गई, तो हो सकता है वो ढूंढ के ला के दे देगा आपको आप भूल जाएंगे, बट अगर उसने देखा होगा तो वो उसके दिमाग में सेट रहेंगी, वो ला के आपको दे देगा, ठीक है। कोई भी चीज़ आप छुपा दोगे, जैसे बच्चे की कोई भी चीज़ है खेलने वाली, कहीं भी आप छुपा दिए हो, वो ढूंढ लेगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसका गुण जो है ये जन्म से 2 वर्ष में आ जाता है, ठीक है। तो ये इसी स्टेज की विशेषताएं हैं। तीसरी विशेषता है, देखिए संवेदी पेशीय में तीसरी विशेषता क्या है, इसमें अनुकरण करने लगता है बच्चा, आपको देखकर नकल करने लगता है। किसी भी एक्टिविटी को देखकर, आप जैसे करते हो आपको देखकर बच्चा भी नकल करने लगता है, ठीक है। 2 साल का बच्चा आपने देखा होगा, अगर आप कुछ भी कर रहे होंगे, देखिए जैसे ये मम्मी हैं, ये कुछ कर रही हैं तो ये भी ऐसे कर रहा है, ये चाय पी रहे हैं तो ये भी चाय पी रहा है। आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो भी करने लगता है, आपको देख कर आप जैसे करोगे वैसा वो भी करेगा, ठीक है। आप मेकअप कर रहे हो तो वो भी मेकअप करने लग जाएगा, झाड़ू लगा रहे हो तो वो भी आपका अनुकरण करने लगता है बच्चा। अनुकरण, नकल तो आप किसी भी स्टेज में कर सकते हो, अब भी आप नकल कर सकते हो। बच्चा 100 साल का हो जाए, 50 साल का हो जाए, 60 साल का हो गया, तब भी बच्चा नकल करेगा। बट ये नकल करने का गुण कहाँ से स्टार्ट होता है, वो जन्म से 2 वर्ष में स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था में। तो अनुकरण भी आपका क्या आएगा, सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा। चौथी विशेषता आपकी क्या है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। ये व्यवहार भी आपका सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार।
जैसे छोटा बच्चा है जन्म से 2 वर्ष का, उसका गोल क्या होता है, उसको बॉटल मिल जाए, बस दूध का बॉटल मिल जाए वो पी लेगा, बस उससे कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है। जैसे ये बच्चा हंस रहा है, इसकी मम्मी उधर बाहर से आ रही है तो उसको देख कर क्या रहा है, बिहेवियर कर रहा है ना, हंस रहा है। तो ये गोल डायरेक्टेड किसी भी चीज़ को आप रख दोगे तो वो उसका लक्ष्य होता है, उसको जाके ढूंढ लेगा, पा लेगा। तो ये लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। तो ये कब होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये आप याद रखोगे। देखिए, संवेदी पेशी अवस्था की विशेषता ये 4 होती हैं, आप इसको दिमाग में सेट कर लो। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। ठीक है, आप कितना भी कुछ बता दो, जब तक वो अपने हाथों से कुछ चीज़ों को कर नहीं लेगा उसको पता नहीं चलेगा। आप कितना भी रोको कोई भी चीज़, वो करेगा ज़रूर। जैसे हमने आपको बताया, गर्म पानी में जब वो हाथ डाल लेगा दोबारा जल जाएगा, दोबारा आप उसको मना भी नहीं करोगे तब भी वो नहीं डालेगा, वो सीख लिया है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है, अनुकरण करने लगता है, जैसे आप करोगे वैसे वो भी करता है, आपकी नकल करता है। वस्तु स्थायित्व, तो कोई भी चीज़ आप कहीं भी छिपा के रख दोगे तो वो ढूंढ लाएगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ठीक है, व्यवहार करने लगता है, कोई भी चीज़ कहीं रखी है तो वो उसका लक्ष्य बन जाएगा, उसको जाके जब तक ले नहीं लेगा उसका, जब तक उसको ले नहीं लेगा जब तक वो बैठेगा नहीं। ठीक है, तो ये 4 विशेषताएं आपकी ये किसमें होती हैं, संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान से याद रखिए, 4 ही आप याद रखिए। ये चारों आप ध्यान से लिख सकते हो, आप कॉपी पेन लेके, बहुत हेल्प करेगा। दूसरी अवस्था हम पढ़ेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखिए, इसका टाइम पीरियड भी आप याद रखोगे। क्या, जन्म, पहली स्टेज आपकी क्या थी, जन्म से 2 वर्ष, दूसरी 2 से 7 वर्ष। टाइम भी आप याद रखोगे, हम क्वेश्चन लगवाएंगे, आपसे पूछेंगे जरूर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हिंदी में, इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखिए, पूर्व संक्रिया, कार्य करने से पहले की अवस्था है ये। पहली विशेषता इसकी क्या है, जीववाद, एनिमिज्म। देखिए, 2 से 7 वर्ष का बच्चा, आप दिमाग में 2 से 7 वर्ष के बच्चे को दिमाग में रख के चीज़ों को समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये निर्जीव को भी सजीव समझता है। जैसे आप छोटे थे, अगर कहीं भी गिर जाते थे तो आपकी मम्मी क्या करती थी, जमीन पे आप गिर गए उस जमीन को मारती थी, उसके बाद आप चुप हो जाते तो आपको तसल्ली मिल जाती थी ना। तो वो क्या, जमीन को भी समझता है कि ये जिंदा है, निर्जीव को भी सजीव समझता है ना, इसीलिए तो वो चुप हो जाता है, इसीलिए तो आप चुप हो जाते हो। तो यही है क्या आपका जीववाद, निर्जीव को भी सजीव समझना। जैसे आप गाड़ी पे या ट्रेन पे कहीं भी जाते हो तो साथ में आपको लगता होगा कि पेड़ भी आपके साथ चलते हैं, बट ऐसा नहीं होता, पेड़ नहीं चलते, आपकी गाड़ी चलती है, साथ में आप भी जाते हो। तो ये पेड़ को भी क्या समझ रहा है, सजीव समझ रहा है, निर्जीव को भी सजीव समझता है। जैसे ये बच्ची है, देखिए गिर गई है, अब ये गिर गई है, जब तक अगर आप इसके पास आओगे, चुप कराओगे, हो सकता नहीं चुप होगी, बट जब तक इसको मारोगे, बोलोगे इसने इसको मारा है, इसको आप मारोगे, बोलोगे आप चुप हो जाओ, हमने इसको मार दिया है, तो हो सकता है ये चुप हो जाएगी ना। तो क्या समझती है कि इसमें भी जान है, तो निर्जीव को भी सजीव समझती है। यही आपका क्या होता है, एनिमिज्म होता है, जीववाद होता है। तो ये किसकी विशेषता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। जैसे ये छोटी बच्ची है, देखिए ये इसका टेडी बियर है, इसको क्या, इसको पट्टी बांधी हुई है, ठीक है, देखो स्टेथोस्कोप लगाई हुई है, हार्ट बीट इसकी चेक कर रही है ना। क्या पता है, इसको यही पता है कि इसमें भी जान है, निर्जीव को भी सजीव समझ रही है ना। तो यही आपका जीववाद है, एनिमिज्म है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये सारी विशेषताएं आएंगी। ठीक है, अलग अलग स्टेज में अलग अलग विशेषताएं हैं। अगर आपने एक भी बार पढ़ा होगा प्याजे को, तब आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप ध्यान से बैठ के समझिए, दोबारा से देखिए, ज़रूर आपको समझ में आएगा। देखिए दूसरी स्टेज में, देखिए दूसरी विशेषता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेम अवस्था है। इसी अवस्था की देखिए दूसरी व्यवस्था क्या है, अहम केंद्रित, इगोसेंट्रिज्म। जो वो कर रहा है वही सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इगोसेंट्रिज्म। देखो बच्चे के अंदर ईगो आ जाता है, सेंटर, खुद को वो सेंटर में रखता है, सोचता है कि मैं जो चाहता हूँ, मैं जो सोचता हूँ सबको वही अच्छा लगता है। जैसे उसको चॉकलेट पसंद है तो सबको चॉकलेट पसंद है, उसको आइसक्रीम पसंद है, उसको ये वाली आइसक्रीम पसंद है, तो सोचता है सबको वही पसंद है। जैसे ये बच्चा इसको मना रहा है, बट इसके अंदर ईगो है ना, जो हूँ मैं ही हूँ, ठीक, सबसे शक्तिशाली मैं हूँ।
ईगो में रहता है ना, ये अपनी बात मनवा लेगा, रो रहा है ना खुद को, जो बोलेगा वो आम को इमली को आम बोल रहा है, आम को इमली, जो भी बोल रहा है आप बोलो, ठीक है। तो यही होता है ईगो, अहम केंद्रित, जो वो कर रहा है वही सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। खुद को वो सेंटर में रखता है, बाकी चीज़ें उसको सब गलत लगती हैं, यही क्या है, अहम केंद्रित है। ये कहाँ पाया जाता है, कौन सी विशेषता, ये किस में आएगी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बस यही आपसे पूछा जाता है कि अहम केंद्रित किस अवस्था में आएगा आपका, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में आएगी। देखिए 2 से 7 वर्ष में और कौन सी विशेषता है, देखिए अपरिवर्तनशीलता, इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे परिवर्तन नहीं कर पाते। देखिए इसमें बच्चे क्या परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, जैसे 2, अगर आप उससे पूछेंगे 2 और प्लस 5 कितना हुआ तो वो 7 बता देगा, बट आप अगर उसी को पलट के पूछोगे कि 5 और प्लस 2 कितना हुआ तो वो 7 नहीं बता पाएगा। जैसे अगर आप बच्चों से बोलोगे 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, उससे बोलोगे आप यहाँ से घर जाओ और घर से दोबारा वापस आओ, तो हो सकता है वो भूल जाए। इरिवर्सिबिलिटी, इसमें क्या होता है, दूसरी स्टेज में आप ये याद रखोगे, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्री ऑपरेशनल से ही पूछे जाते हैं आपके, इसमें अधिकतर कमी पाई जाती है। देखिए इरिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, इसमें अपरिवर्तनशीलता होती है। जैसे वो समझ सकता है कि पानी जो है वो बर्फ़ बन सकता है, बट उसको ये नहीं पता है कि बर्फ़ भी पानी बन सकता है। ये कब समझेगा, ये आपकी तीसरी स्टेज में समझेगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें बट यही समझता है, इसमें ये यही समझता है कि पानी जो है वो बर्फ़ बन सकता है, बर्फ़ इसमें ये नहीं समझता कि दोबारा बर्फ़ पानी बन सकता है। ये चीज़ें यहाँ इसको समझ में नहीं आएगी। ये चीज़ें कब समझ में आएंगी, तीसरी स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में समझ में आएंगी, ठीक है। ये होती है आपकी इरिवर्सिबिलिटी होती है। देखिए दूसरी अवस्था में ही एक विशेषता आपकी और है, चौथी, केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं आपके, एक समय में केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दे पाता है। जैसे छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन मिल गया, बस उसको गेम खेलना है और कोई चीज़ें नहीं जानता है कि इस फ़ोन से और भी चीज़ें हो सकती हैं, फ़ोन से बहुत सारे काम होते हैं, बट उसको ये नहीं पता, बस उसको ये मतलब है फ़ोन मिल जाए गेम खेल लो, बस एक समय पे एक ही, देखिए एक टाइम पे एक ही चीज़ पर फोकस कर पाता है, यही आपका क्या होता है, केंद्रीकरण होता है। देखिए ये आपकी तीसरी अवस्था है, यहाँ गलत दूसरा लिखा हुआ, ये तीसरी स्टेज है आपकी, ठीक है। हमने 2 स्टेज पढ़ी, कौन सी पढ़ी, सेंसरी मोटर पढ़ी, दूसरी क्या पढ़ी, प्री ऑपरेशनल पढ़ी, ठीक, संवेदी पेशी अवस्था पढ़ी और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 स्टेज पढ़ी। तीसरी स्टेज आपकी क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। इसका टाइम भी आप साथ में याद करते रहेंगे, ठीक है, याद क्या समझते ही चलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, खुद ही याद हो जाएगा, 7 से 11 वर्ष। तो इनकी जो विशेषताएं आप पढ़ोगे, 7 से 11 वर्ष के बच्चे को ही ध्यान में रख के आप पढ़ोगे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज पर ही चिंतन कर सकता है, अर्थात मूर्त तर्क कौशल विकसित हो जाता है। मूर्त क्या होता है, मूर्त जो चीजें आपको दिखाई दें, आपके हाथ में पेन है, आपको दिखाई दे रहा है, तो पेन आपके लिए क्या है, मूर्त है। हम आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो हम आपके लिए क्या है, अमूर्त हैं। अमूर्त क्या पढ़ेंगे हम, चौथी स्टेज में पढ़ेंगे, ये आपकी तीसरी स्टेज है। इसमें क्या, मूर्त, जो चीज़ें आपके पास सामने होंगी, आपके पास हाथ में आपकी कॉपी है तो आप कॉपी देख पा रहे हो, तो कॉपी क्या है आपकी, मूर्त है, ठीक है। तो इसमें इस स्टेज में बच्चा क्या, नाम ही आपका देखिए तीसरी स्टेज का नाम ही क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो चीज़ें इसको दिखाई देंगी उसी चीज़ पर ही ये चिंतन कर सकता है, जो चीज़ें नहीं दिखाई देती उस पर चिंतन नहीं कर सकता। इस स्टेज में यही है। पहले देखिए संरक्षण, कंजर्वेशन, ये आपको बिस्लेरी दिख रही होगी, इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर आपको कुछ दिख रहा है कि बच्चा यह समझने लगता है कि किसी वस्तु का आकार रूप बदलने से उसकी मात्रा या आयतन नहीं बदलता। इसमें देखिए अगर आपसे क्वेश्चन लैक ऑफ कंजर्वेशन या संरक्षण की कमी पूछ रहा है, इसमें संरक्षण आ जाता है बच्चों के अंदर, बट अगर क्वेश्चन में पूछा गया है जिसमें संरक्षण की अगर बच्चों के अंदर कमी पाई जाती है तो वो आपका दूसरी स्टेज में जाएगा, इसके पहली वाली अवस्था में, किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। बट संरक्षण अगर बच्चों के अंदर आ जाएगा तो वो तीसरी स्टेज में आ जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें देखिए
बॉटल तो उसके सामने मूर्त है ना, तो मूर्त चीज़ों के प्रति ये क्या तर्क लगा सकता है, सोच सकता है। तो ये बॉटल तो उसके सामने मूर्त है, तो देखिए इसमें बॉटल में पानी है, इसमें इतना पानी है, ये भी बॉटल है, दोनों में बॉटल देखिए पानी पूरा भरा हुआ है, बट उसको ये पता है कि इसमें ज़्यादा पानी है, इसमें कम पानी है। तो जब ये इसको ये पता है कि जो है, इसको ये पता है कि जो इसका आकार, ठीक है, ये इसमें देखिए लिखा हुआ है आकार रूप बदलने से उसकी मात्रा या आयतन नहीं बदलता है। जब इसको ये पता रहेगा, कंजर्वेशन संरक्षण उसके अंदर आ जाएगा, तो ये आपका आएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बट अगर यही चीज़ें अगर आप इसके अंदर कमी पाई जा रही है, अगर वो बोलेगा दोनों में सेम पानी है, ठीक है, तो पानी तो इसमें ज़्यादा है, लेकिन वो बता रहा है इसमें दोनों में बराबर पानी है, इक्वल है, ठीक है, तो वो क्या लैक ऑफ कंजर्वेशन उसके अंदर पाया जा रहा है। जब उसके अंदर लैक ऑफ कंजर्वेशन पाया जा रहा है, संरक्षण की कमी पाई जा रही है, तो वो दूसरी स्टेज में जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो ये बता पा रहा है कि इसमें ज़्यादा पानी इसमें कम पानी है, तो ये क्या है, इसके अंदर संरक्षण आ गया है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरी विशेषता क्या है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, परिवर्तनशीलता, रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी। अभी आपने दूसरी स्टेज में क्या पढ़ा था, इरिवर्सिबिलिटी पढ़ा हुआ था, अपरिवर्तनशीलता पढ़ा हुआ था ना, उसमें वो नहीं जान पा रहा था कि बर्फ जो है आपका पानी बनता है, ठीक है। आपको याद होगा हमने उसमें फिगर उल्टा लगाया हुआ था, पानी को पहले उसमें उसको ये पता था कि पानी बर्फ बन सकता है, बट उसको ये नहीं पता था कि बर्फ भी पानी बनता है, तो वो इरिवर्सिबिलिटी थी। बट ये रिवर्सिबिलिटी है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगी। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही उसको पता चलेगा कि बर्फ भी पानी बनता है और पानी भी बर्फ बन सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर परिवर्तनशीलता आ जाती है, मानसिक रूप से क्रिया को परिवर्तन करने में सक्षम हो जाता है, ठीक है। इसमें ये इसको पता चल जाएगा कि बर्फ भी पानी बन सकता है और पानी भी बर्फ बन सकता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की तीसरी विशेषता क्या है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन भी कर लेता है बच्चा, ठीक है। देखिए वर्गों या श्रेणियों को गुणों के आधार पर अलग कर लेता है। जैसे ये कलेक्शन ऑफ डाटा, देखिए ये कलेक्शन ऑफ डाटा है, इसको इसको इसमें से अलग करना है, तो ये इसमें देखिए ब्लू कलर के लोग को अलग कर लेगा, इस कलर को अलग कर लेगा, इसको अलग कर लेगा, ठीक है। देखिए हर कलर को ये अलग अलग कर लिया, ठीक है। जब ये अलग अलग कर लेगा तब ये वर्गीकरण कर ले रहा है, तो ये क्या, देखिए इन चीज़ों को ये देख पा रहा है ना, देख कर ही तो अलग कर रहा है ना, मूर्त चीज़ों को देख कर ही अलग कर रहा है। तो यह क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। जब ये बच्चा वर्गीकरण नहीं कर पाएगा, लैक करेगा, कमी रहेगी इसके अंदर, तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में चली जाएगी। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए जैसे ये देखिए इसके 4 साइड है, इसके 3 साइड है, इसके 5 साइड है, तो ये इसको अलग अलग कर लिया, जिसकी 4 साइड है उसको अलग कर लिया, जिसके 3 साइड है उसको अलग, जिसके 5 साइड है उसको अलग कर लिया है। तो ये चीज़ें अगर बच्चा अलग कर ले रहा है, वर्गीकरण कर ले रहा है, तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। अगर वर्गीकरण नहीं कर पा रहा है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में चला जाएगा। तीसरी विशेषता देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तीसरी विशेषता क्या है, क्रमबद्धता, सीरिएशन आ जाता है, वस्तुओं के संग्रह को एक व्यवस्थित क्रम में लगाना। जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष का हो जाता है, तो ये क्या जैसे सीरिएशन कर लेता है, जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7, ये चीज़ें वो कर लेता है, ठीक है, ये चीज़ें वो कर लेता है। तो ये कब आएगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगी। चौथी है आपकी स्टेज क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, लास्ट स्टेज है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए अब्स्ट्रैक्ट, फॉर्मल, ऑपरेशनल स्टेज, इसे देखिए इसे फॉर्मल भी बोलते हैं। क्वेश्चन में आपसे ज़रूरी नहीं है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही पूछे, आपसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी पूछ सकता है, तो दोनों नाम आपको पता होनी चाहिए। इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। इसके पहले वाली स्टेज जो आपने पढ़ा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको अनौपचारिक, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। नाम आपको पता होना चाहिए। तो आपको एग्जाम में ऑप्शंस में दोनों नहीं दे सकता, एक ही पूछ सकता है, तो दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, या फिर आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए। इसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है, 11 से 15 वर्ष। एकदम आसान है। आपने पहली स्टेज में क्या पढ़ा था, जन्म से 2 वर्ष, फिर 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, ये आपकी चौथी और लास्ट स्टेज है।
इस अवस्था में मानसिक क्षमताओं का अधिकतम स्तर तक विकसित किया जा सकता है। ठीक है, मानसिक क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक विकसित किया जा सकता है। देखिए इस स्तर में क्या होता है, निगमनात्मक तक बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, निष्कर्ष निकालना, समस्या को आसान बनाता है, समस्या समाधान करने लगता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन कर ले। देखिए अमूर्त चिंतन किसमें करता है ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। अमूर्त चिंतन आपका, ये नाम ही इसका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। यह आपसे क्वेश्चन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी पूछ सकता है। देखिए नाम हम आपको बार बार बता रहे हैं, जरूरी नहीं है आपको क्वेश्चन में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही पूछे, आपसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी पूछ सकता है। आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बच्चा अमूर्त चीजें, जितनी भी चीजें होती हैं करने लगता है। इसमें काफी हद तक बच्चे का विकास हो। देखिए चौथी स्टेज है, इसमें 11 से प्लस जितनी भी उम्र का बच्चा होगा सब इसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बच्चे का विकास हो गया होता है। इसमें निगमनात्मक तर्क में क्या होता है, बच्चों को पहले सूत्र बताया जाता है, उसके बाद लेकिन जो देखिए तीसरी स्टेज को जो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी उसमें क्या, उसमें बच्चे को पहले उदाहरण बताया जाता है। ठीक है, जैसे आपको संज्ञा पढ़ानी होती थी तो आप बताएंगे आपका नाम क्या है, तो आप बताएगा मेरा नाम, कुछ भी बता देगा, मेरा नाम हर्ष है, कुछ भी बता देगा, मेरा नाम रीमा है, सीमा है, कुछ भी बता देगा ना। तो उदाहरण दे के बच्चों को समझाया जाता था वहाँ पे। बट ये तो निगमनात्मक, तब ये आपके हायर, देखिए हायर लेवल में पढ़ाया जाता है, हायर लेवल में ही पढ़ाया जाता है निगमनात्मक तर्क से। अगर आगमनात्मक तर्क से पढ़ाया जाएगा और आपको बड़ी क्लास में, तो आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा ना। छोटी क्लास में वो पढ़ाया जाता है तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा। बट निगमनात्मक तर्क जहाँ भी आप देखेंगे क्वेश्चन में, वो आपका चौथी स्टेज में जाएगा। ठीक है, इसमें बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ भी कर सकता है, जो चीज़ें उसके सामने नहीं है वो भी थिंक उस पर कर सकता है। बट मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या था, जो चीज़ें उसके सामने थी उसी चीज़ों के लिए वो तर्क कर सकता है। जो चीज़ें उसके सामने होंगी उसी चीज़ों पर वो तर्क, जैसे आपने पढ़ा बिस्लेरी में 2 बॉटल में किसमें पानी सेम है किसमें अलग है, तो जो चीज़ें उसके सामने होंगी उसी चीज़ पर तर्क कर पाएगा, उसके बाद तर्क नहीं कर पाएगा। जहाँ बच्चा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जहाँ बच्चा अमूर्त चिंतन कर पा रहा है, निगमनात्मक तर्क कर रहा है, तो वो आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा। ये चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए, दोनों में इतना ही डिफरेंस है। वैसे तो आपको नाम में ही क्लियर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा अमूर्त चीज़ों के प्रति सोचने लग जाएगा। इसका वर्ष आप याद रख लेंगे, 11 से 15 वर्ष। इसके पहले आप तीसरी स्टेज आपने पढ़ी होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें जो चीज़ें मूर्त होंगी उसके प्रति तर्क करना शुरू कर देता है बच्चा। ठीक है, तो ये आपकी 4th स्टेज थी जो हमने पढ़ी। जीन प्याजे का ये जीन प्याजे का सिद्धांत था। उम्मीद है आपको चीज़ें ज़रूर समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स है, नीचे जाके आप अपने विचार बता सकते हो। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हो वहाँ आप पूछ सकते हो, आपके कमेंट को लिया जाएगा। ठीक है, कोशिश करें आप शाम को 5 बजे ही क्लास देखा करें, आपके कमेंट को ज़रूर लिया जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर थोड़ी भी पसंद आई हो कोई भी चीज़ आपको। ठीक है, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। देखिए हम ना तो वीडियो की स्टार्टिंग में ना तो बीच में कभी नहीं करते, कहते हैं आपसे कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, ये चीज़ें हम आपको बाद में ही बताते हैं। अगर आपको थोड़ी भी चीज़ें अच्छी लगी हो तब आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको जो हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो SB3011, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ हम टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो वहाँ हम आपको ज़रूर बताते हैं। क्लास के बारे में भी कोई भी बात होती है तो वहाँ हम आपको ज़रूर बताते हैं। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो SB3011, तो मेरा चैनल है। ठीक है, अगर जीन प्याजे की थ्योरी में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें। इसके बाद हम दूसरी क्लास में क्या पढ़ेंगे, जीन प्याजे से ही जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं पेपर 1 में उसको हम कल करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके 2011 से 2023 तक के पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम कल लगाएंगे। ठीक है, तो कल की क्लास ज़रूर देखिएगा और थ्योरी ज़रूर जब तक आप रिवाइज ज़रूर करिए। एक बार ज़रूरी नहीं है, कोई भी चीज़ आप एक बार पढ़ो तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति टॉप कब करता है, टॉप आप तभी करोगे जब उसको बार बार रिवाइज करोगे ना, चीज़ें याद रहेंगी। अब ज़रूरी नहीं है आप पहली बार ही जीन प्याजे पढ़ रहे हो तो आपको जीन प्याजे आपके दिमाग में सेट हो गया। आपको चीज़ें फ्री मिल रही हैं, जब दिल करे, जब मन करे, जब पढ़ो। आप अभी क्लास बंद कर दो, जब आपको टाइम मिले, फुर्सत मिले, ढंग से बैठ के आधा घंटा ख़राब करो, 1 घंटा ख़राब करो ढंग से, वो टाइम आपका ख़राब ना हो। ठीक है, यूज़ में ले लो।
ठीक है, ढंग से पढ़ो ताकि कुछ रिजल्ट तो निकले उससे। अगर आपने ये थोड़ी आज ढंग से पढ़ी होगी तो कल हम जो क्वेश्चन लगाएंगे उसमें आप ज़रूर अच्छा स्कोर करोगे। तो मिलेंगे हम कल, जब तक आप ये क्लास ढंग से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।